बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो है बुक द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसे उर्फ आम में सीपीसी कहते हैं। सीपीसी को हम जो इसके सेक्शंस हैं, जो फर्स्ट इसके पार्ट है, इसके टू पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में सेक्शंस हैं और दूसरे पार्ट में जो ऑर्डर्स हैं। पहले हिस्से को हम पहले स्टडी करेंगे, जिसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन टू दोनों को आज हमने डिस्कस करना है। तो सेक्शन फर्स्ट में आमतौर पर हमेशा 2 या 3 चीजें होती हैं। पहली चीज जो होती है हमेशा होती है शॉर्ट टाइटल, और नंबर 2 पे जो होती है कमेंसमेंट, और नंबर 3 पे एक्सटेंड। मतलब इसका क्या है? सबसे पहले जो शॉर्ट टाइटल है, इसका नाम क्या है? इसके नाम के हवाले से अगर देखा जाए तो उसको उर्फे आम में सीपीसी कहते हैं, और पूरा नाम जो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। 1908 में ये जो लॉ है इसको बनाया गया था। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को उर्फे आम में सीपीसी कहते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी सीसीपी बनता है ये तो, और सीपीसी क्यों कहते हैं? जिस तरह हमने अपने निक नेम रखे होते हैं, वो कोई रजिस्टर्ड नहीं होते, और फिर आम में जो चीज चल रही होती है उसी को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर सीपीसी जो है वो बेसिकली इसका शॉर्ट नेम है, निक नेम है कह सकते हैं। तो ये कोई डॉक्यूमेंटल नहीं है नाम के, इसको हम सीपीसी ही कहेंगे। जिसका एग्जैक्ट नेम जो है वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। 1908 का ये जो है लॉ है। तो ये सिविल प्रोसीजर है, सिविल लॉ को लेकर चलता है, सिविल लॉ के हवाले से इसमें डिस्कस की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है कमेंसमेंट, मतलब इसका आगाज कब हुआ, ये कब इसका इंप्लीमेंट किया गया। 1908 जो इसके नाम से जाहिर है कि ये 1908 में बनाया गया था। मतलब कि जब ये पास हुआ तो 21 मार्च 1908 जब इसको पास किया गया, तो 21 मार्च थी 1908। ये इसको जब इसको अप्रूव कर दिया गया कि ये जी अब ये लॉ मुकम्मल हो चुका है, अब इसका इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मगर डिले इंप्लीमेंट में हुआ, उसके बाद इसका इंप्लीमेंट जो होता है वो 1 जनवरी 1909 में किया गया। 1 जनवरी 1909 में इसका इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो इंप्लीमेंट और इसकी डेट, 2 डेट्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपसे पूछा जाए कि ये लॉ पास कब हुआ था, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है, अगर 1908 साथ नहीं आता, अगर पूछा जाए तो ये पास कब हुआ था, तो इसकी डेट अलग है, और इसका एप्लीकेबल कब हुआ था उसकी डेट अलग है। उसके बाद है कि एक्सटेंड है। मतलब एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि इसको किस हद तक इसका फैलाव है, ये कहां कहां तक इसका इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पूरे पाकिस्तान में इसको लागू किया जाता है। ये एक जनरल लॉ है। जनरल लॉ जो होता है वो मुकम्मल पूरे पाकिस्तान पर जो है वो इसको इंप्लीमेंट करवाया जाता है, और ये एक सिविल प्रोसीजर है। तो सिविल केसेस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जितने भी केसेस चलेंगे तो वो इसी के तहत, इसी जनरल लॉ के तहत चलेंगे। मगर एक चीज हमेशा याद रखें, द लोकल लॉ अगर कोई बनता है या कोई स्पेशल लॉ बनता है तो वो हमेशा इस पर सुपरसीड करेगा। मतलब कि उसको फौकियत दी जाएगी। अगर कोई लोकल लॉ है या कोई स्पेशल लॉ है तो वो इस पर फौकियत हासिल होगी उसको। ये था पहला सेक्शन, बड़ा सिंपल है। तकरीबन हर जो भी हम लॉ की किताब देखें तो उसमें सबसे पहले इन्हीं चीजों को बताया जाता है। उसका हमेशा शॉर्ट टाइटल, उसका कमेंसमेंट वगैरह, यही चीज 2-3 चीजें होती हैं। तो मैंने जो बुक स्टडी आपको पढ़ाने के लिए सेट की है, तो सबसे बेसिक तौर पर जिसमें बताया जाता है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बेयर एक्ट।
जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बेसिक जो बुक होती है, या जिसको समझकर आप अगर पढ़े तो आप इस लॉ को मुकम्मल तौर पर स्टडी कर सकते हैं, इसके हवाले से मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। और इसके ये कोई हेल्पिंग बुक नहीं है, ये वो बुक है जिस पर एक बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है ये लॉ जो है ये फलां फलां इसमें चीजें होंगी और वो ही है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, कुछ चेंजेस आती रहती हैं, तो उनको भी हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पे जो हमने पढ़ा, द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड दिस एक्ट में बी साइटेड एज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नंबर 2 पे है इसका सबसेक्शन, इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका सबसेक्शन 3 है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक जनरल लॉ है, इसको पूरे पाकिस्तान में लागू कर दिया गया। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 जो है उसे कहते हैं डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज बहुत अहम क्लॉज होती है। इसमें बाकायदा तौर पर यह बताया जाता है कि जो इस लॉ को लेके चलना है इसमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि हर एक जो कोई लैंग्वेज होती है लॉ की उसको समझने के लिए हमें पहले उसकी डेफिनेशंस को समझना जरूरी है। अगर हमें उसकी डेफिनेशंस नहीं आती तो हम कभी भी उस लॉ को मुकम्मल तौर पर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सी चीज डिस्कस की जा रही है कौन सी नहीं की जा रही है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है कोड की। कोड इंक्लूड्स रूल। कोड जो होता है इसमें इंक्लूड्स जो किए जाते हैं वो रूल्स किए जाते हैं, मतलब जो रूल बनाए जाएंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सीपीसी के सेक्शन में कि जो सीपीसी जो है इसके 2 मेजर सेक्शन हैं। एक पहला सेक्शन जो है उसमें सेक्शंस हैं, दूसरा जो इसका सेक्शन है उसमें ऑर्डर्स हैं। सेक्शंस और ऑर्डर्स, सीपीसी के जो सेक्शन है 159 है, सेक्शन 159 है, और दूसरे सूबों में जो है वो 158 है। ये आपने चीज हमेशा क्लियर रखनी है कि पाकिस्तान के पंजाब में क्योंकि अमेंडमेंट हुई है जो बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट है। वो क्या अमेंडमेंट थी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 19/4/2020 में ऑर्डिनेंस जारी हुआ। आर्टिकल 128 अख्तियार किया गया है कि गवर्नर को वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। इसमें 26A इसमें सिविल मुकदमे की स्टेजेस थी, इसीलिए एक टाइम बना दिया गया कि जो कि 6 माह का बनता है, इसको 6 माह में खत्म करना जरूरी होगा। ये एक बड़ी अच्छी अमेंडमेंट थी। इसमें उन्होंने कहा कि जितने भी सिविल केसेस हैं उनको 6 माह के अंदर जो है उसको कंप्लीट करें। ये नहीं है कि वो दादे पोते तक जो केसेस चले, जिससे जो होता है कि लॉ के ऊपर जो होता है वो इसके हमारे इस कानून के ऊपर जो एतमाद है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि डिले जो होता है, कोई भी जो आपका इंसाफ जो होता है, डिले इंसाफ का मतलब होता है कि इंसाफ आप देना ही नहीं चाहते। तो इस हवाले से ये बात आप हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जो अमेंडमेंट की गई थी वो अमेंडमेंट इस हवाले से थी कि इसको जितने भी सिविल केसेस हैं उनको 6 माह में खत्म किया जाए। उसके बाद कहते हैं कि सीपीसी के क्योंकि कुछ सेक्शंस हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं। अब सेक्शंस और ऑर्डर्स में ऑर्डर्स जो होते हैं, ऑर्डर्स इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऑर्डर क्या कौन बनाता है और सेक्शंस कौन बनाता है। ऑर्डर्स में क्योंकि ये एक जनरल लॉ है और यहां पर क्योंकि इसमें जितनी भी चेंजेस आती हैं वो चेंजेस जो होती हैं वो सूबाई सतह पर भी की जाती हैं। तो हमारी प्रोविंशियल असेंबली जो है वो जितने भी इसके सेक्शंस हैं उनमें चेंजेस कर सकती है।
प्रोविंशियल असेंबली के पास अख्तियार है कि वो इस सेक्शंस में तब्दीली भी कर सकती है, मतलब कि तमाम सेक्शन को बनाना और उनको इंप्लीमेंट करवाना जो जिम्मेदारी है वो हमारी सूबाई असेंबली की है। तो सूबाई असेंबली बेसिकली जो है वो कंप्लीट तौर पर अख्तियार रखती है कि उसमें जो भी लॉ में चेंज है वो कर सकती है, जबकि ऑर्डर्स जो है वो हाई कोर्ट के अंडर होते हैं। हाई कोर्ट जो भी ऑर्डर्स जारी करता है तो उस हवाले से ऑर्डर्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो अब ये एक चीज अक्सर औकात ये होता है कि ज़हन में आती है कि आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा ज़हन में आ रहा होगा कि जब प्रोविंशियल असेंबली ने कोई लॉ बना दिया और जो हाई कोर्ट ने लॉ बना दिया, ये अगर इनमें कोई भी डिफरेंस होगा तो फिर तो मसाइल सामने आएंगे। ये मसाइल देखने भी आए हैं कि अक्सर प्रोविंशियल असेंबली जो लॉ बनाती है वो हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें मुमासलत नहीं अक्सर होती। तो इस हवाले से काफी ज्यादा यहाँ पर मसाइल सामने आते हैं। मगर यह है कि आप ये जहन में रखें हमेशा कि जो भी सेक्शन एरिया है उसको प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इसमें अमेंडमेंट्स करती है और इसमें जो भी चीज नई लेके आनी है, अमेंडमेंट करनी है, नहीं करनी है, इस हवाले से जितने भी सेक्शंस हैं उसमें प्रोविंशियल असेंबली का जो जिम्मेवारी है वो काम क्या करती है। जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर का इसका सेक्शन है, सीपीसी का सेकंड सेक्शन है, उसमें जो मुकम्मल तौर पर जो है वो मालूमात और उसमें जितने भी आप कह सकते हैं कि उनके केसेस के हवाले से ऑर्डर्स बनते हैं तो वो तमाम हाई कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। तो हाई कोर्ट के जितने ऑर्डर्स हैं उनको इसके कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डिक्री। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 जो है ये है सेक्शन और ये सब सेक्शन। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है कि सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत में हतमी फैसला जो हुकूक का तयन कर दे, मतलब कि आपके हुकूक का मुकम्मल तयन जो अदालत करती है, जो ऑर्डर करता है, उसको हम डिक्री कहते हैं। वो फैसला जो होगा वो डिक्री कहलाएगा। हर डिक्री जो होती है वो ऑर्डर होती है, मगर हर ऑर्डर डिक्री नहीं होता। आमतौर पर जो डिक्री की जाती है वो एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि लास्ट पे जिसमें हकूक का तयन किया गया हो। तो ये एक बात ज़हन में रखें कि जिसमें हकूक का तयन किया गया हो। हकूक का तयन मतलब कि कोई भी आप रेमेडी हो, जिस तरह आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि आपने एक किराएदारी के हवाले से एक सूट फाइल किया, एक केस फाइल किया। उस केस में आपने जो रेमेडी थी आपकी, जो आप चाहते थे, वो आपने कहा कि मुझे किराएदार जो है वो किराया नहीं दे रहा और ना ही मेरा मकान खाली कर रहा है। किराएदार से किराया लेना और मकान खाली करवाना, दोनों रेमेडी अगर आपको मिल जाती हैं, मकान भी खाली करवा दिया अदालत ने और दूसरा यह है कि अदालत के जरिए आपने अपना किराया भी ले लिया, तो इस सूरत में जो आपको ऑर्डर लास्ट मिलेगा उसको डिक्री कहते हैं। होगा वो भी ऑर्डर मगर उसमें हकूक का तयन कर दिया गया है। तो ऐसा ऑर्डर जिसमें हकूक मिल जाए मुकम्मल तौर पर और उसको डिक्री कहते हैं। और हर डिक्री की जो है वो हम अपील कर सकते हैं, मगर हर ऑर्डर की अपील नहीं होती। हर ऑर्डर की अपील नहीं होती, मगर डिक्री की हमेशा अपील होती है। तो इसमें अब देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। इसमें डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब के हुक्म देना। फॉर्मल एक्सप्रेशन अगर इसका सब सेक्शन 14 हम देखें, इसी का सब सेक्शन 14 जब हम देखेंगे तो सब सेक्शन 14 में लिखा हुआ है एक ऑर्डर मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब कि इसमें ऑर्डर होना चाहिए। नंबर 1 पे इसमें ऑर्डर हो। जब ऑर्डर इसमें होगा तो ऑर्डर मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? एडजुडिकेशन का मतलब है, एडजुडिकेशन का मतलब है तयन करना, हकूक का तयन करना, मतलब के तजाद कर देना, जो किसी के हकूक हैं उसका फैसला कर देना। तो एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड्स टू ऑल
or any of the matters in controversy in the suit and may be the either preliminary or final। अब इसमें उन्होंने बताया है कि दो पार्टी के दरमियान जो तजाद था उसको आप अलहदा-अलहदा बता दें कि इसमें हकूक किसके हैं और किसको मिलने चाहिए। जब हकूक का तयन हो जाता है तो उसमें उन्होंने दो तरह के बताए हैं, प्रीलिमिनरी और फाइनल। प्रीलिमिनरी ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर। और ये ऑर्डर जो होंगे वो डिक्री होंगे। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है और फाइनल का मतलब क्या है? दो तरह के ऑर्डर होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आपको दो किस्म की रेमेडीज जो है वो वहां पर चाहिए। एक तो आपको किराया, जिस तरह पीछे मैंने केस बताया। दूसरा यह है कि मकान खाली करवाना है। अगर आपको अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें आपको जो किराया है ये मुकम्मल मिल गया है, ठीक है, जब किराया मिल गया तो आपकी रेमेडी मुकम्मल नहीं हुई, जो आपको चाहिए था वो नहीं मुकम्मल मिला, हकूक का मुकम्मल तयन नहीं हुआ। यहां पर मकान अभी खाली होना लाजमी है, अभी वो होना है, वो नहीं हुआ, तो ये जो ऑर्डर होगा उसे कहेंगे प्रीलिमिनरी ऑर्डर। मतलब उसमें अभी हकूक का तयन भी हुआ है मगर कंप्लीट तौर पर हकूक का तयन नहीं भी हुआ, तो इसको प्रीलिमिनरी ऑर्डर कहेंगे। जब दोनों चीजें मुकम्मल हो जाएं तो फिर जो ऑर्डर होगा उसे फाइनल ऑर्डर का नाम दिया जाएगा। तो वेरी सिंपल कि जब आपकी रेमेडी मुकम्मल नहीं होती, आपको हाफ रेमेडीज मिलती हैं, तब जो ऑर्डर होगा वो प्रीलिमिनरी ऑर्डर होगा, और जब आपको मुकम्मल मिल जाए तो फिर उसका क्या होगा, फाइनल ऑर्डर कहेंगे। उसके बाद है इट शैल बी डैम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लांट, determination of the any question within the section 144 and order under the rules 60, 98, 99, 101 और order 103 and order 21। कहते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर डिग्री की अपील हो सकती है, इसी तरह कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 21 जो ऑर्डर है इसके जो अंडर जो है रूल 60, 90, 99, 101 और 103, ये ऑर्डर्स के तहत अगर कोई भी ऑर्डर फैसला होता है, इसमें कोई भी फैसला होता है तो इनके हिसाब से भी हम जो है वो अपील कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि ऑर्डर 21 में ऑर्डर जो है इसके रूल्स जो हैं, कौन कौन से रूल्स हैं उसमें 60, 98, 99 और इसमें 103, ये जो है इनके अगर हिसाब से कोई फैसला होता है तो ये इसके खिलाफ बाद में अपील आप कर सकते हैं। अपील जो होती है वो अंडर द सेक्शन 96 के तहत होती है। अपील के हिसाब से कहते हैं आर डिक्री इज अपीलेबल बट द ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल। इसमें वाज़ेह अंडर सेक्शन 96 में बताया गया है ऑल द ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल बट ऑल द डिक्रीज आर अपीलेबल। डिक्रीज जो होती हैं वो अपीलेबल होती हैं मगर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते, तो ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है। तो यहां पे आगे है सेक्शन एनी, इसको और ब्रीफ किया गया है। सब सेक्शन 2 का जो है ए पार्ट, एनी एडजुडिकेशन फॉर विच अपील इज लाइज एंड एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और फॉर डिफॉल्ट। डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट का मतलब यहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये बड़ा ही ये कह सकते हैं कि एक सिंपल है। अगर आप उसको समझ का लेके क्वेश्चन भी आया हुआ है तो डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने अदालत में एक केस फाइल किया, जब आप अदालत में एक दावा दायर करते हैं तो अदालत उसको रिजेक्ट कर दे, तो जब अदालत इसको रिजेक्ट कर दे तो क्या वो डिग्री होगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो लास्ट ऑर्डर था, हुकूक का उसका तयन हुआ नहीं हुआ, मगर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जिसमें आप देखें कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2003 की SCMR पेज नंबर 157 में। इसमें बताया गया है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डिग्री
जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगी तो वो डिक्री कहलाएगी, और तमाम डिक्रीज जो होती हैं वो अपीलेबल होती हैं। फिर जब आप अपील करेंगे तो इसमें नया दावा दायर करेंगे, नए अपील में जाएंगे। अगर आप उसको डिक्री कहेंगे तो जाहिर है कि उसकी अपील होगी। अगर अपील नहीं होगी तो अंडर द सेक्शन 96 में आपको पहले बताया है कि जब अपील करनी हो किसी भी ऑर्डर की तो वो ऑर्डर डिक्री कहलाएगा। तो ये आपने हमेशा जहन में रखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बताया डिक्री इज द प्रीलिमिनरी व्हेन द फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू टेकन द बिफोर ऑफ द सूट यू कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। कहते हैं कि डिग्री इज प्रीलिमिनरी। मैंने इब्तिदाई डिग्री के हवाले से आपको बताया था कि जब दो किस्म की डिग्रीज होती हैं, एक में जब आपको हाफ जो होते हैं आपकी रेमेडीज मिल जाती हैं, जिस तरह किराएदारी की मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको आधा किराया मिल गया मगर मकान खाली नहीं हुआ। तो इस हवाले से जिस तरह आपने कोई भी केस फाइल किया, जिस तरह औरतें खुला के लिए करती हैं, खुला मिल गया मगर हक महर नहीं मिला, तो खुला जब हो जाता है तो इसकी रेमेडी, फर्स्ट रेमेडी उनको कंप्लीट होगी, खुला मिल गया मगर हक महर जब नहीं मिला तो वो जो होगा उसको कहेंगे प्रीलिमिनरी ऑर्डर या प्रीलिमिनरी डिग्री भी कहेंगे उसको। उसके बाद है if it is a final when the such adjudication completely disposed of the suit it may be partially preliminary और partly final। इस तरह में कि औरत ने खुला के लिए कहा कि जब वो अपना खुला ले लेती है उसके बाद वो तकाजा करती है कि मुझे मेरा हक महर दिया जाए। जब हक महर और खुला दोनों केस एक दफा आप दायर करेंगे तो उसमें खुला होगी और उसमें आपको हक महर नहीं मिला तो वो पार्शली जो होता है उसमें इन्होंने बताया था प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। मतलब वो फाइनल तो हो गया है मगर उसमें वो पार्शली फाइनल है, उसमें पूरी रेमेडीज आपको नहीं मिली। तो यहां पर डिग्री के हवाले से क्लियरली है कि डिग्री जो होती है वो ऐसी डिग्री होती है सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत का हतमी फैसला जो हकूक का तयन करे, यानी इसके बाद कोई फैसला जारी ना हो, मतलब उसके बाद फैसला कोई बाकी ना रहे, तो ऐसा फैसला जो होता है, ऐसा ऑर्डर जो होता है वो डिक्री कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। जितनी इसमें कुछ चीजें जो होती हैं वो स्टार्ट में समझ नहीं आती, मगर जैसे जैसे आप इसको लेकर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जाएंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। उसके बाद है डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 इसका सब सेक्शन 3 डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर बेसिकली कहते हैं इट मीन्स दैट द लोकल इट मीन्स व्हेन द पर्सन इज हु हैज अ फेवर ऑफ द डिक्री हैज बीन पास्ड ऑन द ऑर्डर इज कैपेबल फॉर एग्जामिनेशन हैज बीन मेड। जिसके हक में हुआ हो, हक में जिसके फैसला हुआ है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। डिक्री होल्डर जिसके हक में फैसला हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डिक्री होल्डर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में है द मीन्स दैट द लोकल लिमिट्स ऑफ jurisdictions of and principle of the civil court of the original jurisdictions hereafter is called the district and includes the local limit of the original civil jurisdiction of the high court। बुनियाद पर हम हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का तयन करते हैं। मतलब कि जुरिस्डिक्शन का जो तयन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो भी जज साहबान जो है वो तैनात किए जाते हैं कि वो तमाम जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट की तरफ से होती हैं उनका तयन यहां पर किया जाता है। तो उसके बाद आते हैं कि नंबर 5 पे है फॉरेन कोर्ट। 2 का सबसेक्शन 5 फॉरेन कोर्ट्स, जिसका नाम से जाहिर है फॉरेन मतलब बैरोनी। फॉरेन कोर्ट्स मींस दैट फॉरेन कोर्ट्स मींस द कोर्ट ऑफ सिचुएटेड बियॉन्ड ऑफ द लिमिट्स पाकिस्तान व्हिच हैज नो अथॉरिटी इन द पाकिस्तान एंड इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये इंटरनेशनल तौर पे जो काम करते हैं उनको जाहिर है कि फॉरेन कोर्ट्स का ही कहा जाएगा। उसका फॉरेन जजमेंट जो होगी, जो उनके फैसले होंगे फॉरेन जजमेंट का नाम दिया जाएगा। नंबर 7 पे है उसमें गवर्नमेंट प्लीडर। प्लीडर जो होते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो केस लड़ते हैं उनको गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है जज।
मीन्स टू द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि फैसले करते हैं और जिससे सब वाकिफ ही हैं, उन्हें जज साहबान कहते हैं। उसके बाद आ जाती है बारी जजमेंट की। जजमेंट के बाद अगर करें तो जजमेंट के हवाले से काफी ज्यादा मुझे भी मुश्किल हुई थी और सीखने में, और बाकियों के भी जाहिर है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो सिविल कोर्ट में आप आकर सीखते हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आने का मतलब है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कोर्ट में जाना शुरू करेंगे, वहां पर जब फैसले सामने आएंगे तो वहां पर जो भी आपके सामने जो भी फैसला आएगा उसको जब आप देखेंगे तो उसमें 3-4 चीजें जो होती हैं वो मेन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो होती है उसमें एक ऑर्डर जारी होता है और लास्ट में एक ऑर्डर शीट लगी होती है, और उसके पहले जो लगा होता है उसे कहते हैं जजमेंट। जजमेंट जो होती है वो क्या चीज होती है? जजमेंट जो होती है ये सब सेक्शन है 9(2) का सब सेक्शन 9। जजमेंट बेसिकली एक ऐसी कह सकते हैं कि जजमेंट जो होता है वो एक ऐसा ऑर्डर होता है जो लास्ट ऑर्डर पे करते हैं। कि जजमेंट को समझने के लिए सबसे आसान चीज ये है कि ऐसे जजमेंट जो है वो ऐसा फैसला जिसमें ब्रीफली बताया गया हो, मतलब तफसील बताई गई हो कि फैसला हुआ कैसे है, तफसील बताई गई है कि फैसला किया कैसे गया, इसमें कौन कौन सी चीजें जो थी वो मद्देनजर रखी गई, कौन कौन सी चीजें मद्देनजर नहीं रखी गई। इसमें देखा जाता है कि कौन सी चीजों को मद्देनजर रखा गया और किस बिहाफ से फैसला किया गया। और इसी तरह जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो होता है बेसिक तौर पर जो अदालत जो है वो जो डायरेक्शंस देती हैं, जो हुक्म जारी करती हैं, उसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर जो होता है वो जब हकूक का तायन कर दे तो वही ऑर्डर जो होता है वो डिक्री बन जाती है। मतलब कि जजमेंट जिसमें ब्रीफली बताया गया हो कि फैसला किस तरह, क्यों और कैसे किया गया और किस पार्टी को कौन कौन सी चीजें जो है मद्देनजर रखी गई। उसके बाद ऑर्डर जो होता है, जो हुक्मनामा होता है अदालत का, उसको कहते हैं ऑर्डर। वो किसी किस्म का भी हो सकता है। जब इसी हुक्म में जो है वो जो डिफरेंशिएट कर दिया गया हो, जब उसमें हकूक का हतमी तयन कर दिया गया हो, तो यही ऑर्डर जो होता है ये बन जाता है डिक्री। तो इस वाले से आपको ये तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इस वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह।